हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम रीड प्री का फ्री कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही है। उसका डे 3 है आज, तीसरा दिन। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक एक तो है वंशानुक्रम, एक है वातावरण और एक है परिपक्वता एवं अधिगम। देखो, वंशानुक्रम मीन्स जो हमारे माता पिता में डीएनए या गुण होंगे वही उसके होने वाले संतान में भी होते हैं, क्योंकि जो वंश है उसमें जो क्वालिटी है वो आगे भी चलती रहती है। तो वंशानुक्रम आपको विकास को प्रभावित करती है। जो वातावरण है, आप जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे उस प्रकार के आपका विकास होगा। इसलिए वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का तो फर्क बहुत पड़ता है। साथ में तीसरे नंबर पे है परिपक्वता एवं अधिगम। ठीक है ना, लर्निंग का भी आपको विकास पे बहुत फर्क पड़ता है। यदि आपका अधिगम बहुत अच्छे से हुआ है तो आपका विकास भी बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम और वातावरण तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे है, कई उत्तक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे एकीकरण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी अपने शरीर में उत्तक होते हैं, ठीक है ना, उत्तक अंग तंत्र जो बनते हैं आपने सुना होगा, तो वो उत्तक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, इसे एकीकरण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, आगे है वंशानुक्रम क्या है, इसके बारे में लिखा है, यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है, वो है वंशानुक्रम। क्योंकि सबसे पहले बच्चे का जन्म होगा और जन्म होते ही अपने माता पिता के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद है सेकंड नंबर महत्वपूर्ण, लिंग निर्धारण। देखो, लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो जो संतान होती है उसमें संयुक्त कोष में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है ना, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, डीएनए। आगे है, माता में अंडाणु और पिता में शुक्राणु मिलके जो है बच्चे का निर्माण होता है। 23 गुणसूत्र माता के, 23 गुणसूत्र पिता की तरफ से। तो इसमें जो 22 गुणसूत्र है, ये तो 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो शरीर बनाने के लिए होते हैं, और जो बाकी एक गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो माता की तरफ से जो गुणसूत्र है वो दोनों एक्स ही है। माता के पास सिर्फ एक्स गुणसूत्र है और पिता के पास एक्स और वाई दोनों है। ठीक है ना, इसलिए लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है? पिता पे निर्भर करता है। इधर से एक्स ही आएगा और यहाँ से यदि एक्स आता है तो वो लड़की होती है। इधर से एक्स ही आता है और यहाँ से वाई आता है तो वो लड़का होता है। तो लिंग निर्धारण का निर्माण किस पे डिपेंड करता है? वो होता है पिता पे, क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ है कि लिंग निर्धारण माता और पिता में से किस पे निर्भर करता है। ठीक है ना, आगे है संयुक्त कोष या जाइगोट। नर और मादा के सहयोग द्वारा माता के गर्भाशय में एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। ठीक है ना, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो वो युग्मनज बनाते हैं, इसे जाइगोट कहते हैं। इसके निर्माण के साथ साथ बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है और भ्रूण के रूप में उसका विकास होने लगता है। सिंपल सी बात है। मनुष्य जीवन का आरंभ केवल एक कोष, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं, से होता है। एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े या कुल 46 होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक गुणसूत्र में कितने जीन्स होते हैं? देखो, एक गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। और वंशानुक्रम के वाहक या बुनियादी कई जीन्स या पितरक होते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, सवाल आया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं पितरक या जीन्स का हस्तांतरण होता है। ठीक है ना, जो माता पिता के गुण बच्चे में आते हैं वो जीन के द्वारा ही आते हैं। ठीक है, जीन्स के भीतर ही डीएनए होता है, जीन के अंदर डीएनए होता है, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वास्तव में आनुवांशिक गुणों का संचरण डीएनए के माध्यम से ही होता है। जीन के अंदर भी डीएनए होता है और उसकी वजह से होता है। तो हम मेन पढ़ते हैं कि जो वंशानुक्रम के वाहक या बुनियादी इकाई कौन है? जीन्स है। ठीक है, अब देखो इसके क्या क्या सवाल आए हैं। इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं, मानव जीवन का प्रारंभ मूलतः कितने कोषों से होता है?
कितने कोष मिलकर मानव जीवन का प्रारंभ करते हैं? तो केवल एक कोष, जिसको आप जाइगोट बोलते हैं या संयुक्त कोष बोलते हैं, ठीक है ना। मनुष्य जीवन का आरंभ केवल एक संयुक्त कोष, जिसको जाइगोट से होता है, जैसा कि नोट्स में स्पष्ट लिखा है। उसके ऊपर है वंशानुक्रम आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई किसे माना गया है? गुणसूत्र को, जीन्स या पितृक को, जाइगोट को और डीएनए को। तो इसका राइट आंसर है जीन्स या पितृक। ये सवाल आए हुए हैं रीट 2018 और 21 में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 21, 22, 23 और 24। कुल 23 जोड़े या टोटल 46 होते हैं। आपने अच्छे से अभी पढ़ा है, ठीक है। इस प्रकार से जो था आज की ये छोटी सी क्लास है। हम बिल्कुल छोटी छोटी क्लास लाते ताकि एक बार आपको ये देखने की आदत, वीडियो देखने की ये आदत हो जाए और आप इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।